नमस्कार दोस्तों, नर्चर पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 10वीं कक्षा के चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे उसको बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए। तो आज हम लोग उसमें तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर जैसे कि आपको पता है हमने कर रखा है। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है, ये देखिए नाम लेके आइए, मनी एंड क्रेडिट, मतलब मुद्रा, जिसको कि आप भाषा में पैसा कह देते हैं, और क्रेडिट मतलब ऋण। ठीक है, आपको मनी यानी क्रेडिट इसे पढ़ने का जरूरत क्या पड़ा, मनी का जरूरत क्या पड़ा। पैसा जो आपके हाथ में जाकर नोट आता है, गांधी जी वाला 100, 200, 500, 2000, अब जैसे 2000 बंद होने वाला है। तो मनी मतलब ये क्या है, मनी का जरूरत क्यों पड़ा, क्या कब से था मनी, इवोल्यूशन क्या था मनी का, इतिहास क्या था पैसे का, ये सब देखेंगे। तो मनी है क्या, मनी का प्राइमरी जो काम होता है क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जरिया है एक्सचेंज का, आदान प्रदान का। ठीक है, मनी जो है आदान प्रदान का जरिया कैसे है। देखिए, जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपको मान लीजिए बिस्किट खरीदना है, तो आप गए दुकानदार के पास, मान लीजिए गुड डे बिस्किट ले लिया 10 रुपए का, आपने उसको मनी दिया, आपको दुकानदार ने मनी के बदले क्या दिया, सामान दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज का मीडियम है ना। आप उसको क्या दे रहे दुकानदार को, आप उनको मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वो आपको क्या दे रहा है, बिस्किट दे रहा है। समझ बात को। तो ये क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना, मीडियम इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। पहले क्या होता था, देखिए जब मनी इंटर पहले क्या होता था, चलता था, कहते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, उस समय क्या होता था, सामान को ही, अभी भी गांव में ग्रामीण इलाका में ये चलता है। ठीक है, कि आप एक सामान के बदले आप दूसरे सामान दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, धान ज्यादा है। ठीक है, धान आपके पास क्या है, सरप्लस में, और आपको क्या चाहिए, सब्जी चाहिए। तो आप किसी ऐसे लोग को चुनेंगे जिसके पास सब्जी ज्यादा हो और उसको धान चाहिए। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, सब्जी देगा, धान के बदले में आप धान देंगे उनको, तो आपको क्या मिलेगा, सब्जी मिल जाएगा। जी क्या हो गया, ये था बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक सामान के बदले दूसरे सामान देते थे हम लोग। और अब जो है उसका एक बहुत सारा एग्जाम्पल है। अभी जैसे कि आप लोग, जैसे कि जो लोग बिहार से या फिर जो भी ग्रामीण इलाके में किसी, तो पहले आता था कि आइसक्रीम वाला आता था। ठीक है, आइसक्रीम वाला आते थे, तो क्या करता था आइसक्रीम वाला, आप उसमें धान लेके जाइए, अब तो ऐसे नहीं आता है इस लोग, अब सब पैसे लेते हैं, गेहूं लेके जाइए। ठीक है, तो आप थोड़ा धान दे गेहूं, उसके बदले वो आपको क्या दे देगा, आइसक्रीम दे देगा। ठीक है, वो भी क्या यूज हो रहा था, धान गेहूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हो रहा था ना। तो बचपन में क्या होता था कि हम लोगों को जब खेत में जिसके मान लीजिए धान कटता है या गेहूं कटता है, तो जब थ्रेसिंग होता है तो कुछ चीज जो था ना, जो कुछ खराब होता है, जो कि अच्छा क्वालिटी नहीं होता, उसको मतलब साइड किया जाता है। तो वो हम लोग साइड करके जमा करते थे। क्यों करते थे जमा, क्या लालच होता था कि बर्फ वाला आएगा तो बर्फ खरीदेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे, सोन पापड़ी वाला आएगा तो उसको यही हम धान ये जब देंगे। हवा मिठाई वाला आता था। ठीक है, आप लोगों से बहुत लोग जो गांव में नहीं रहे उसको रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग गांव में रहे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो धान गेहूं से देते थे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ मांथ। यहां पे देखिए दिया हुआ एक एग्जांपल दिया है, आई विल गिव योर शूज फॉर योर वेट। अब जैसे कि एक कॉबलर के पास गया, इनको जूता ठीक कराना था, तो इन्होंने जूता ठीक करवा लिया, इन्होंने कॉबलर को क्या क्या पैसा के क्या दे दिया था, गेहूं दे दिया। ठीक है, ये देखिए इसके बाद क्या, ये सारी चीज देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक को वीट चाहिए, जूता चाहिए, उसके पास वीट नहीं है, उसको क्लॉथ चाहिए। ठीक है, उसको शूज नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है सिस्टम में, मनी का जरूरत कहाँ पर है, क्योंकि देखिए ये हमेशा आपको जो डबल कोइंसिडेंस होता है, आपको जो चीज देना है, जो आपके पास स्कार्सिटी में कम है, जो चाहिए, और जो दूसरे के पास सरप्लस में है, ये खोजना मुश्किल काम है, और ये हमेशा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अभी आपको जरूरत पड़ गई दवाई का, और आपके पास धान है, तो क्या दवाई सरप्लस में है क्या किसी के पास, हो सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो, इसीलिए क्या होगा कि मनी का जरूरत पड़ा क्रूशियल इकोनॉमी में। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि फॉर्म्स ऑफ मनी है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने पहले ही कहा है, देख रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मनी कैसे कैसे होता है, करेंसी दे देख रहे हैं, पुराने जमाने का ये सब सारा सिक्का है, तुगलक के समय का, ये तो अभी का है, अभी 1 रुपया 2001 का बना हुआ, देख नहीं है अब, और इससे छोटा हो गया रुपया। इससे पहले अर्ली पंच मार्क क्वाइन में भी 2500, जो सबसे अर्लीस्ट पंच मार्क क्वाइन था कितना साल का था, 2500 साल का। ये क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री में भी। और जो क्वाइन की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, मिनिस्मेटिक्स। उसके बाद देखिए गुप्ता एरा का क्वाइन, तुगलक एरा का क्वाइन, ठीक है, अकबर रीजन का गोल्ड का क्वाइन। तो ये सारी चीजें, ये भी क्या है एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ क्वाइन इन इंडिया है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जो फॉर्म है करेंसी, करेंसी क्या है, पेपर करेंसी हो गया, फिएट करेंसी पेपर नोट जो कि आज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। करेंसी क्या होता है हमारे पास, जो क्या होता है ये करेंसी, एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर कौन देता है, आरबीआई। देखते होंगे आप नोट पे लिखा हुआ रहता है, जैसे अभी आप कोई नोट देखेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 100 का भी नोट, मैं धारक को, जैसे 100 का नोट है तो 100 रुपये देने का वचन करता हूं या करती हूं, रहता है ना, नीचे साइन रहता है, किनका साइन रहता है, आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है। जैसे मान लीजिए शक्तिकांत दास है, सैंपल के लिए बता रहे तो उनका साइन रहेगा। मतलब क्या है कि ये टेंडर है, अगर आपको कोई इसको नहीं करना तो आप बैंक में जा सकते हैं और वो आपको 100 रुपये उनकी वैल्यू होगी, आप उसको जमा करा सकते हैं, ठीक है, ये लीगल टेंडर। तो अब देखिए एक एक्स्ट्रा चीज जाना लेते हैं, नोट्स को इशू कौन कौन करता है, किसके पास नोट इशू करने की ताकत होती है, ठीक है, पावर होती है एक्चुअली, लीगल पावर। तो जैसे देखिए 1 रुपये का नोट और सिक्के, समझ रहे हैं, इन सबको कौन यूज करता है, 1 या 2 रुपए के, इनका, इन पर किनका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करने का पावर होता है, ठीक है ना। इससे ऊपर के डिनोमिनेशन जितने भी नोट, चाहे वो मान लीजिए 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ये सब कौन करता है, आरबीआई। किसके पास पावर होता है, ये याद रखिएगा, आरबीआई के पास। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, समझ रहे बात को। तो सिक्का, जैसे सिक्का था तो 20 तक आने लगा, सिक्का ये सारा नोट के बारे में, नोट जारी करने का पावर उनके पास है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है नोट को। डिपॉजिट विद बैंक, अगर मान लिया आपके पास ज्यादा पैसा हो गया सरप्लस में, तो आप उसको क्या करेंगे, जाके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। उसमें अगर आपका अकाउंट होगा तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अकाउंट के भी डिफरेंट प्रकार होते हैं, सेविंग अकाउंट ये सब, ठीक है। अब ये देखिए चेक पेमेंट, अब इसमें भी क्या होता है, 2 तरह का डिपॉजिट होता है, बैंक में जाते हैं तो आप जमा जो कहते हैं, जमा खाता भी 2 तरीके का, क्या होता है, टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि आप बैंक के पास जाके मान लीजिए 1000 रुपया जमा किए तो कभी भी उससे मांग सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि एक निश्चित पीरियड के लिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, तभी आपका जो पैसा डालेगा उसको मेच्योर होगा, उसको एफडी भी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ थिंग कहते हैं, कि तभी आप, ये आप हमेशा ही पैसा नहीं ले सकते हैं। यदि जब चेक है, चेक भी एक मीन्स ऑफ पेमेंट है, जो कि आप जिस धारक को देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, अदा करें, इतना रुपया अदा करें, कौन, जिनका जो भी अकाउंट होल्डर है यहाँ पे उन्होंने साइन करा है। ये कौन से बैंक का जो है, देखिए स्टेट बैंक का, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, सर अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली, ठीक है ना बात। तो ये क्या है, तो ये चेक हो गया। आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, मनी एंड क्रेडिट। अब क्या होता है, एक तो ये गया मनी, फिएट मनी हो गया, प्लास्टिक मनी भी होता है। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं जी, ये बताइए। डिजिटल पेमेंट में, जैसे कि डिजिटल में यूपीआई नहीं, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं, या फिर गिफ्ट कार्ड होता है, कुछ प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड, ये सारे क्या हो गए, प्लास्टिक मनी। क्या है, प्लास्टिक है, जाइए स्वाइप कीजिए, पासवर्ड डालिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे आपको पता है कि रिवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में, तो भी आगे होगा।
इसमें नहीं दिया हुआ लग रहा है, ये आगे दिया होगा, फिर बताते हैं। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट क्या है ये? डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई हो गया आपका, और बहुत सारा पेमेंट इंटरमीडिएट जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे। क्या हो गया इसमें कि यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, कौन सा है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली ये कंज्यूमर में, और ये भारत पे क्या है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर जो कि दुकानदार ये लोग यूज करते हैं। वैसे आप गूगल पे ये सब भी, ये भी पहले जो ये भी जो है अब कंज्यूमर सेंट्रिक हो गया, अब दोनों के पास होता है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये तीनों को ना हम लोग यूज करते हैं, जो आम खुदरा जनता होती है वो यूज करते हैं इसको। भारत पे, फोन पे, पेटीएम, देखिए पेटीएम का मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ, पेटीएम, ठीक है। ये सारी चीज़। अब देखिए लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, या थोड़ी नीचे लिख लेते हैं ना। अब लोन के लिए जो है ना हम आपको एक नया पेज लेके समझाते हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए बैंक पे में जाइए, आप गए, ए है, मान लीजिए आप ए हैं, और ये बैंक है, कोई बैंक मान लीजिए, चलिए एसबीआई मान लेते हैं हम लोग, अपना स्टेट बैंक। अभी ये है, ये गया यहाँ पे इसका सरप्लस था, ये पैसा जमा कर दिया, मान लीजिए 5,00,000 रुपया जमा कर दिया। इसको क्या बोला एसबीआई ने, हम आपको 2.5% इंटरेस्ट देंगे सेविंग अकाउंट पे, ये इंटरेस्ट दे रहा है इसको। तो इससे क्या होगा, इसका पैसा यहाँ पे रखा रह रहा है, सेफ रखा रह रहा है, और इसको प्लस इंटरेस्ट भी मिल रहा है। फिर बैंक पैसा कैसे कमाएगा? तो बैंक क्या करेगा, ये जो 5,000 रुपया है इसमें से कुछ कुछ मार्जिन होता है, CRR, SLR, ये सब जो होता है को लगा कि ये बैंक इन्वेस्ट करेगा। बैंक इसी पैसा में से कुछ पैसे को रख के लोन लगा दीजिए। मान लीजिए 100 रुपया इनका रिक्वायरमेंट हुआ बैंक का, जो कि RBI मैंडेट करती है, 400 क्या किया, लोन लगा दिया। अब ये लोन देगा किसी को, मान लीजिए सी है, कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो घर में, उसको लोन दिया। उसको जो लोन देगा ये देगा 8% मान लीजिए, ठीक है। और फिर इसे लोन रिकवरी करते रहेगा, उसे पैसा आएगा 8%। तो देख रहे हैं आप, तो बैंक का अर्निंग क्या होगा, तो ये जो 8% जो ये लोन इंटरेस्ट रेट जितना चार्ज किया माइनस जो दिया, ठीक है, और माइनस की उसको क्या होगा, यही मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। मतलब जो मान लीजिए जो बैंक है, तो बैंक का जो स्टाफ का सैलरी, ये सब जो गया पैसा पहुंचाने वाला, ये सारी चीज़। तो मान लीजिए जो इसके बीच का जो आपको ये बचता है ना, बीच का जो मार्जिन, ये क्या होता है, बैंक का आमदनी होता है, बैंक का आमदनी होता है, ठीक है। अब देखिए जो, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जो है अब देखिए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। अब क्रेडिट भी जो है ना, बैंक से जब आप लोन ले रहे हैं, ये तो बैंक से लेने क्या हो गया, ये फॉर्मल सेक्टर हो गया। एक होता है फॉर्मल क्रेडिट और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या कि अनियमित, और नियमित जो कि आप बैंक से ले रहे हैं किसी, मतलब जहाँ फिर आपको कागज कोलेटरल रख के ले रहे हैं, जो कि एक मतलब फॉर्मल रजिस्टर। इनफॉर्मल क्या होता है कि मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत पड़ा, आप किसी पड़ोसी के पास गए, उससे ले लिए कि आप हमको, तो आप हमको 1,000 रुपया दे दो, हम आपको 1 महीने को 1100 लौटा देंगे, समझे बात को। या फिर आप जो होते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं गांव में, अभी भी इनफॉर्मल क्रेडिट जो है गांव में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आप लोग भी देखते हो अपने गांव में, अगर गांव के जो ब्याज पे पैसा लगाने वाला लोग होता है वो फेमस होता है, ब्याज पे पैसा लगाए, ठीक है। जब उनसे जाके ले लेते हैं, वो तुरंत उनको पैसा दे देता है। और बैंक से लेने में अभी भी जो है थोड़ा सा बहुत सारा टाइम आएगा, फिर भी टाइम लगता है। अगर आपको मान लीजिए 12 बजे रात को कोई इमरजेंसी हो गया, तो आप सेठ के पास जाएंगे, या फिर जो मनी लेंडर हैं, मनी लेंडर के पास जाएंगे, वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है। तो अभी भी इनफॉर्मल क्रेडिट है, लेकिन इस इनफॉर्मल क्रेडिट का ये एडवांटेज क्या है कि बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस पर इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, आप लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं गरीब। तो क्या होता है, ये DEBT, डेब्ट ट्रैप हो जाता है, समझे। ये देखिए फेस्टिवल सीजन है। अब ये मान लीजिए कि इसमें एक कहानी दिया गया है विक्रेता के बारे में। एक दुकानदार है जो कि जिसको कि अब सामान है, मान लीजिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है। आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल, हम त्योहारों के देश है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर महीना हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही होता है, ठीक है ना।
हमारे यहाँ 7 धर्म है, 7 धर्म में कोई न कोई त्यौहार हर महीना आप त्यौहार मना सकते हैं। तो कहते हैं कुछ फेस्टिवल सीजन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ों की खरीद बिक्री बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए धनतेरस जानते हैं आप लोग, धनतेरस दिवाली से पहले, ईद, ठीक है, क्रिसमस, ये सब फेस्टिवल सीजन होता है, यहाँ पे बिक्री बढ़ जाती है। जैसे धनतेरस हो गया, दिवाली, दशहरा हो गया, दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा हो गया। तो क्या होता है, इन सब जगहों में लोग खरीदारी करते हैं बहुत सारा, जो होता है साल में। देखिएगा आप, जो लोग गरीब लोग होते हैं, कितने होते हैं कि साल में एक बार होली या फिर दिवाली पे या दुर्गा पूजा पे कपड़ा खरीदते हैं। जहाँ पे छत जाता तो छत पे खरीदते हैं। ये सारे इसमें बताया गया है कि उसको अभी जो है सामान मंगवा के रखना है, तो ये किसी से लोन ले लिया, उससे पैसा इन्वेस्ट करके बस सामान मंगवा लिया, और जब मतलब ये फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो सारा सामान बिक जाएगा, तब तक वो जाके लोन दे देगा, ठीक है। यहाँ पे सपना का भी प्रॉब्लम है। सपना यहाँ पे क्या है, देखिए क्रेडिट क्या किया, सामान ले, यहाँ पे जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया यहाँ पे जो ऋण है क्रेडिट, क्योंकि उसको जरूरत था सामान को, बोला ले आया, अपना सामान ले आया, सामान ला के फिर से दे दिया। अब सपना का प्रॉब्लम है। सपना क्या है, स्मॉल फार्मर है, ग्रो ग्राउंड नट, समझ रहे हैं, मूंगफली, 3 एकड़ ही जमीन है इनके पास, सपना जी के पास। वो गई सपना जी क्या है, किसान है, स्मॉल फार्मर है, ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए, मैंने 3 एकड़ में खेती करती है। अब इनको क्या चाहिए, कल्टीवेशन के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि सीड लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सपना गई मनी लेंडर से, मतलब वही जो मैंने बोला था, जो लोग होते हैं जो पैसा लगाने वाले विक्रेता, वो उनसे पैसा ली, ठीक है। अब पैसा ले लिए, मान लीजिए कोई फसल खराब हो गया, तो वो लोन तो नहीं चुका पाए, क्योंकि वो तो इस आशा से ली थी ना कि हमारे पास सामान आएगा, जब जब मूंगफली हम बेचेंगे तो पैसा वापस करेंगे, मूंगफली खराब होगी। क्योंकि देखिए कृषि जो है, कृषि एक ऐसा पेशा है जो कि आज भी बारिश पे, ठंडा कितना हुआ, ये सारी चीज़ पे, गर्मी कितना हुआ, इस सब चीज़ों पे निर्भर करता है। मशीन की तरह नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह कृषि, किधर से आप सामान डालें रॉ मटेरियल, उधर से उतना ही निकलेगा। तो कृषि इज अ रिस्की बिजनेस, कृषि की जो है, किसानी अभी भी जो है ना ये, ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। तो ये फिर से गई लोन ले लिए कि ताकि इस बार अगर पैसा आ जाएगा, तो अगेन इन्होंने लोन लिया तो फिर से हम रीपे कर देंगे। लेकिन ये देखिए आप क्या लिखा है, लेकिन वो जो है इतना पैसा उसको आमदनी नहीं हुआ कि पुराना लोन भी ये कर ले, क्योंकि उसका ब्याज बढ़ते जा रहा है। तो उनको क्या करना पड़ा, अपना ज़मीन बेचना पड़ा, ठीक है। ज़मीन बेच के उन्होंने क्या किया, जो लोन था, ऋण था, जो मनी लेंडर थी, उसको चुकाना पड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक निगेटिव रोल हो गया, उसको ज़मीन बेचना पड़ा ऋण के लिए। वहाँ पर जो था, वो दुकानदार साहब ने जो लिया था, उन्होंने क्या किया था, अपना बिजनेस बढ़ाया था ना। देखिए क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम रिकवरी विच इज वेरी पेनफुल, क्योंकि रिकवरी का ऐसा सिचुएशन मतलब बहुत ही पेनफुल होता है, लोग उससे जो होते हैं गरीबी के जाल में नहीं फंस सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि सिचुएशन असेसमेंट सर्वे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है, तो वो कहती है ऑन एन एवरेज जो भारत का किसान है, एक किसान, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता हूँ, एक किसान जो है ना, लगभग ₹90,000 के लोन में है। इससे एक तरीका क्या पता चलता है, इन डेप्थनेस पता चलता है फार्मिंग सेक्टर का, क्राइसिस फार्मिंग, क्राइसिस पता चलता है, ठीक है। अब देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब आपको किसी ने लोन लिया, जैसे कि तो कोई टर्म पे देगा ना, आपको कोई अपना पैसा दे रहा है, तो क्या कोलेट्रल होता है, ठीक है, जमा पूंजी का आपसे रख लिया जाएगा। अच्छा ये ज़मीन दे दो, ये लोग ये दे दो। अब जब बैंक में जाइएगा तो आपसे लिया जाएगा, ज़मीन का कागज़ लिया जाएगा, ठीक है ना।
जमीन का कागज लिया जाएगा अगर आप किसान हैं तो, घर है तो आपका घर का कागज लिया जाएगा। उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, बैंक में मोर्गेज रख दीजिएगा, मोर्गेज गिरवी, ठीक है ना, ताकि ये करे। अगर क्योंकि ये क्यों लिया जाता है कि अगर मान लीजिए आप लोन नहीं दे पाए तो उस पर आपको क्लेम कर लेगा, वो बैंक का हो जाएगा, चाहे जो आपको लोन दे रहा है उसका हो जाएगा। अब हाउस लोन देखिए, जो मेघा ने हाउस लोन लिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, और वो 12% दे रही है 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट में लेके अपने बना लेगी। उसका जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी उलरी सब कुछ जो है लिया गया कोलेट्रल में, ठीक है। देखिए मेघा ने कितना अच्छा लोन लेके घर बना लिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। दे देगा ए इंटरेस्ट रेट, बी कोलेट्रल, सी डॉक्यूमेंटेशन, डी दे देगा और कुछ, डी दे देगा सोशल स्टेटस। अब यूपीएससी तो आपको पता ही है, ऑप्शन देने लगा है वन ऑफ द अबव, मोर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपको फंसा सकता है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे लोग लेते हैं, किस किस तरीके से लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। केस स्टडीज है कि गांव में भी मान लीजिए तो कोई अपने भाई से ही ले लेगा क्रेडिट, कोई अपने दोस्त से ले लेगा, कोई किसानों के पास जाएगा, कोई ज़मीन दे के ले लेगा, कोई बोलेगा अच्छा ठीक है हम आपको 5 बोरा अनाज दे देंगे, आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हम पहले पिछले लेक्चर में बताए कोऑपरेटिव क्या कहते हैं इसको, सहकारिता। कौन है हमारे सहकारिता मंत्री देश में, हमारे जो गृह मंत्री हैं। अब कौन है गृह मंत्री तो आपको पता ही होगा, बताने का जरूरत है नहीं, अगर नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए, ठीक है। और ये राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, समझे, कोऑपरेटिव बनाने का अधिकार इज आवर फंडामेंटल राइट। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे यहाँ क्या क्या कोऑपरेटिव है जी, देखिए यहाँ पे अमूल हो गया कोऑपरेटिव है, जीविका एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव में कह सकते हो सब, जीविका हो गया। सुधा है हमारे यहाँ, सुधा दूध पीता है बिहार, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, अमृत है, और सारे बहुत सारे कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव से ये मतलब क्या कि मान लीजिए एक आदमी के पास उतना कोलेट्रल नहीं रहा तो 5, 6, 10 लोग, 100 लोग समूह बना के जाएंगे, समूह बना के लोग लोन लेंगे, ठीक है। ये देखिए मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पूल द रिसोर्सेज इन द एरिया, लाइक बीवर कोऑपरेटिव, लाइक कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन फ्रॉम द सोनपुर, 1300 लोगों, 2300 लोगों का है सोनपुर से, ठीक है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन टू परचेज ऑफ इम्प्लीमेंट लोन इन फार्मर, ये सब के लिए, ठीक ना। कोऑपरेटिव बैंक भी होता है बहुत सारा, तो वो लोग करता है, जिसके मान लीजिए सोसाइटी में 25 लोग या 100 लोग का सोसाइटी बन गया, उसका आप मेंबर है, 100 लोग हैं उसमें मेंबर, इसी में 100 में से किसी को अगर जरूरत है तो कोई दे देगा, क्योंकि सोसाइटी का मेंबर है तो अकाउंटेबिलिटी होता है, तो लोग जानते हैं दूसरे को, और वो कम रेट पे दे देंगे आपको, तो इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट जो है इजी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट ये देख लीजिए, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। फॉर्मल मतलब हो गया जो बैंक या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, और इनफॉर्मल मतलब हो गया जो बिना रिटर्न एग्रीमेंट के लेते हैं। तो देखिए अभी भी जो है ना 2012 के अनुसार रूरल हाउस होल्ड में क्रेडिट का कौन कौन सा फंक्शन है, देखिए देख रहे हैं अभी भी। गवर्नमेंट जो है 1%, रिलेटिव से लोग 8, मनी लेंडर जो है 33%। सर सबसे ज़्यादा अभी भी जो है ना, अगर पूछ दिया जाए आपसे 2011 रूरल हाउस होल्ड सर्वे से कौन सा सबसे गांव में लेने का प्रमुख स्रोत क्या है क्रेडिट लेने का, क्या है, मनी लेंडर है, याद रखिएगा, बैंक मत लिख दीजिएगा। उसके बाद है क्या, कॉमर्शियल बैंक, मतलब पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। उसके बाद क्या है, 25% है ये, और 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8% क्या है, फैमिली या रिलेटिव्स क्या है। उसके बाद क्या है, और तो दूसरा, ये 4 चीज़ें ना टॉप ऑर्डर। सबसे पहले कौन है, पहला नंबर मनी लेंडर, दूसरा पे
कमर्शियल बैंक, तीसरा पे कोऑपरेटिव, चौथा पे क्या है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। इसीलिए क्या क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका क्या एग्जाम्पल है, जन धन योजना, ताकि क्रेडिट पेनिट्रेट हो, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जाए, ठीक है, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल, किसको कितना क्रेडिट मिलता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्री डेवलपमेंट। फॉर्मल सेक्टर लाने की बात क्यों करते हैं लोग कि बैंक से आप क्रेडिट लीजिए, सरकार क्यों आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वहां पे लोगों को चीप क्रेडिट मिलता है। चीप क्रेडिट अगर मिलेगा, चीप ऋण मिलेगा, चीप लोन मिलेगा, तो उससे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है ना। मान लीजिए चीप लोन मिलेगा, आप चीप लोन लेके जितना आप मान लीजिए 1 कट्ठा में रोप सकते थे, समझिए आप 5 कट्ठा में रोपिएगा। तो चलिए, हम एक लाइन हमको याद आ गया, मेरा ही है ये, चीप क्रेडिट इज द पावर हाउस ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। जो सस्ता लोन है, सस्ता कर है, सस्ता अवेलेबिलिटी ऑफ लोन है, एफोर्डेबिलिटी ऑफ लोन है, ये क्या है, पावर हाउस बन सकता है भारत के डेवलपमेंट के लिए। देखिए अब किसको कौन सा क्रेडिट की मिलता है, यहाँ पे देखिए इनकम ग्रुप दिया हुआ है, ये जो ब्लू कलर है क्या है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। देखिए तो पुअर हाउस होल्ड है, उसमें 85% जो गरीब हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है, 15% उनको मतलब बैंक के हिसाब से लोन मिल पाता है, समझ बात को। पुअर हाउस होल्ड जो गरीब से थोड़ा सा ऊपर है, कुछ ऐसे थे उनके पास, उसको 53%, उनके लिए जो मेजर सोर्स ऑफ लोन है वो क्या है, इनफॉर्मल ही है 47। बेल ऑफ मतलब जिसके पास रोटी का कपड़ा, गाड़ी, मकान सब कुछ है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है 72% फॉर्मल लोन मिलता है, सस्ता ब्याज मिलता है, और 28% वो लोग इनफॉर्मल से लेते हैं। जो रिच हाउस होल्ड, जो अमीर लोग हैं, उनको 90% सस्ता ब्याज मिलता है, और 10% ही वो लोग जो है इनफॉर्मल से लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से ये फाइनेंशियल जस्टिस लाने की बात आपको करनी होगी जीएसटी के पेपर में, क्योंकि जो गरीब हैं उसको ही हाई इंटरेस्ट रेट पे इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, और रिच लोगों को जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, वही बात है, तो उनको और मिल रहा है, तो वो और रिच होते जा रहे हैं। इसीलिए क्या है, आप देखिएगा 1991 के बाद भारत में जो है गरीबी और अमीरी का जो फासला है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। देखिए ये बस थोड़ा सा ये दिया हुआ है जो मैंने बता दिया पहले ही, फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड करना पड़ेगा हर जगह नेसेसरी देने के लिए, कोऑपरेटिव ये सब भी, जो कोऑपरेटिव कमेटी ये सब जो है रूरल एरिया में ज़्यादा बढ़ेगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल कौन सा है, आ गया, हाँ, जीविका। कौन फंड करता है इसको जी, वर्ल्ड बैंक। इसके सीईओ कौन है अभी, राहुल कुमार, ठीक है, यही राहुल कुमार जो सीईओ हैं। इनका 2-3 जो चीज़ें मिसाल जिसको कि आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते, एक क्या था, पूर्णिया में इन्होंने लाइब्रेरी खोला था, ठीक है, हर पंचायत में लाइब्रेरी था। यही वो राहुल कुमार है जिन्होंने कि जब एक बार 21 जिले के सीईओ थे, हमको याद नहीं आ रहा है, आईएएस थे, तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग जो हैं जो दलित कुक थी, खाना बनाने वाले थे मिड डे मील एमडीएम में, तो लोग खा नहीं थे, ये राहुल कुमार जी गए थे, डीएम साहब गए थे और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाए थे, तो उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा था कि जब डीएम साहब खा सकते हैं। ये सब क्या है, ये एक तरीके क्या है, इनोवेटिव आइडिया कि आप ऐसे समझा रहे नहीं समझेगा लोग, ठीक है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम इतना हैवी है, जाति व्यवस्था, तो जाके खाए थे बैठ के, ठीक है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर है कि उन्होंने जीविका है, जीविका आपको जीविका दे दी, जीविका की कहानी तो आपको सब पता ही होगा, और हमारे करंट अफेयर्स में अच्छे से जीविका कवर होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया हुआ कि 25 से लेकर 100 रुपया तक जितना आप अपने इसके अनुसार दे सकते हैं। देखिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जी, गुजरात में मीटिंग कर रहा है, बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। गुजरात में एक मालधारी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जी। मालधारी कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जो लोग मालधारी मतलब माल को रखते हैं, मतलब जो गाय भैंस रखते हैं, जो कि दूध बेचते हैं वो लोग, ठीक है। तो यही सारा चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप में बरोबर है। अगर कोलेटरल का भी कमी हुआ तो जैसे मान लीजिए 2 गांव के 3 गांव के लोग जानते हैं तो लोग भागेंगे भी नहीं, उनको ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन हो जाएगा। और सब जो कॉमन इंटरेस्ट वाले होते हैं तो कोई ज़्यादा लोगों को जो है शोषण भी नहीं कर पाएगा, जैसे मनी लेंडर करते हैं। सभी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर। ग्रामीण बैंक से क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पढ़िएगा ग्रामीण बैंक के काफ़ी बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, जो रीजनेबल रेट पे गरीबों को ये पहुंचाने के लिए, क्रेडिट पहुंचाने के लिए, समझे। जितने भी बोरोवर थे क्या थे, गरीब लोग थे। तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब ने कुछ बोला है, पढ़ते हैं उनको। देखिए, इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर on the terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with the million of small pursuits can create the biggest development wonder। तो क्रांति ला सकते हैं, मतलब विकास की क्रांति ला सकते हैं अगर आप एक उचित रेट पर आप जो है क्रेडिट मिलियंस लोगों, मतलब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पहुंचा जो कि गरीब हैं। तो ये लोग गरीब हो, ये जब लाख गरीब हाथ एक साथ होगा, जब डेवलपमेंट चल रहेगा तो ये लोग क्रांति ला सकते हैं, मोहम्मद यूनुस ने कहा था। और ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के फाउंडर थे, यही प्रोफेसर यूनुस, इकोनॉमिक्स भी थे। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2006 में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ठीक है, सब समअप आ गया, चैप्टर खत्म है। समअप कर लेते हैं। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पहले मनी पढ़ा, सॉरी इसका रोल पढ़ा, टाइप्स ऑफ मनी पढ़ा। आप लोग वीडियो रोक के थोड़ा याद कीजिएगा क्या क्या पढ़ा, क्या क्या, ठीक है। उसके आगे क्या पढ़ा, क्रेडिट पढ़ा, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसके आगे क्या पढ़ा जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा, कोऑपरेटिव्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है केस स्टडी पढ़ा, किसका, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसका, ठीक है। और ये ना आप ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड होगा या गरीबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मेंस में आता है ना, उसके लिए आप ये कोट को यूज कर सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस को कोट करके आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, समझ रहे बात को। चाहे जनधन स्कीम आए, कोई भी स्कीम आए, ठीक है ना, ये सारा चीज। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करनी है ना, मेंस भी लिखना है। तो मेंस की तैयारी अभी अभी से होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि दोनों तैयारी साथ में हो, ठीक है। तो यही था जो हम लोग अब अगला चैप्टर लेके आएंगे। तीसरा चैप्टर में इतना ही था। सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ को फिर से समझाने की ज़रूरत है तो आप लोग हमें बताएं, कमेंट में बताएं या फिर हमको मेल करें, जो भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।